आरएसएस ने इन लोगों को जाहिल ही नहीं बनाया है, बल्कि वहशी बना दिया है, जंगली बना दिया है, जानवर बना दिया है। ऐसे जंगली, ऐसे जानवर जो कि अब किसी की कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। जो उनको सिखा दिया गया है, जो रटा दिया गया है, बस उनको वही समझ में आता है। उसके अलावा वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ह्यूमिलिएशन कि बिल्किस बानो आज भी जिंदा है, बिल्किस बानो का पति आज भी जिंदा है। कैन वी इमेजिन? क्या इसको हम जो है आज सोच सकते हैं कि बिल्किस बानो जो है वो जी रही है या मर रही है? अगर वो जी नहीं रही है और हर रोज़ हर पल मर रही है, तो उसको हर पल मरने के लिए जो मजबूर करने वाले लोग हैं वो कौन है? इस देश की शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में जो गुजरात राज्य है उसकी जो सरकार है वो इसको मजबूर कर रही है। तो ऐसे लोगों पर जो है कभी भी भरोसा नहीं किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जो किसी भी समाज में जो है सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो महिलाएं होती हैं, और महिलाओं की इज्जत जो है जिस तरीके से हम लोगों ने स्थापित कर दी है समाज में, तो उस तरीके से अगर आज किसी को भी भय दिखाएं उन उन लोगों के, महिलाओं की इज्जत का जो है, तो वहाँ पर उन पर जो है किसी भी तरह से जो है आसानी से एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो आज जो आरएसएस जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिन साधनों का, तमाम साधनों का उपयोग कर रही है, उनमें से एक साधन आज हमें ये नज़र आता है। जो पुलिसकर्मी थे उनका नैतिक दायित्व था कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी ना केवल उन दो महिला की थी, बल्कि पूरे समाज का जो एक विश्वास है उसको निभाने की जिम्मेदारी जो है उन पुलिस वालों के ऊपर थी। उन पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन वो जो है उस जो महिलाएं थीं उनको जो है उस भीड़ के हवाले ना करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से लगातार मणिपुर आग में झुलस रहा है, और उसी बीच में हमने देखा कि 4 मई को एक ऐसी घटना वहां पर हुई जिसने कि मानवता को शर्मसार कर दिया। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि शासन प्रशासन ने कम से कम 2-2.5 महीने इस घटना को लगातार दबाकर रखा, और साथ ही वो घटना पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप सबने देखी होगी, आप सबकी रूह कांप गई उस घटनाक्रम को देखते हुए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से आपने वो वीडियो देखा कि आदिवासी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ में जिस तरह से सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया, उनको सड़कों पर निवस्त्र करके घुमाया गया, वास्तव में भी मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाती है इस तरह के दृश्य देखते हुए। तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से लगातार 2.5 महीने इस घटनाक्रम को बीत गए, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठा है, और जब वीडियो वायरल होता है तो उस पर अलग अलग स्टेटमेंट निकल कर आ रही है। तो सर, आप एडवोकेट है, तो कानूनी तरीके से किस तरह से देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? देखिए नीलम जी, ये जो भीड़ का जो मामला होता है, यहाँ पर कानून जो है अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, क्योंकि कानून जब काम करता है वो करता है अपराध के पीछे। अगर अपराध ट्रेस हो जाए और अपराधी ट्रेस हो जाए तो कानून उसको सज़ा देने का काम करता है। लेकिन भीड़ का मतलब होता है कि बहुत भारी संख्या में लोगों का एक जमावड़ा, उसे भीड़ कहते हैं। और उस भीड़ में जो है उस भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। उसको हम जो है कोई एक पार्टिकुलर समुदाय या ग्रुप या जाति ग्रुप, धार्मिक ग्रुप, इस तरह से नाम दे सकते हैं, लेकिन किसी एक अपराधी को वहाँ पर जो है हम ट्रेस करके और उसको सज़ा देने का प्रावधान कर पाएँ, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है ऐसे भीड़ वाले अपराधों में जो है। तो इस तरह से जो गुनाह होते हैं इसमें जो है कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, इसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम को और सिस्टम जो चल रहा है उसके उद्देश्य को समझ पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो वो घटनाएं जो हैं भविष्य में भी वो घटनाएं होती रहेंगी, इसकी आशंका बनी रहती है। इसलिए यदि सरकार ये चाहती है कि ऐसी घटनाओं पर जो है रोक लगे, तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि उस भीड़ को जो है ट्रेस आउट किया जाए कि वो भीड़ जो है किस तरह की थी। कोई धार्मिक सांप्रदायिक भीड़ थी, जातीय ग्रुप की भीड़ थी, या किस तरह की भीड़ थी, और उस भीड़ की क्या समस्याएं थीं, उस भीड़ की मनोवृत्ति क्या थी। तो ये सब जो है बातें सोचकर समझकर जो है जब उन पर जो है काम किया जाएगा, तब भविष्य में ऐसी जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। हाँ सर, लेकिन सर जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं एक जनता का विश्वास होता है, वो बड़ी उम्मीद पाल कर रखती है, और पुलिस का एक स्लोगन भी अक्सर हम गाड़ियों पे पढ़ते हैं, सुनते हैं, पुलिस सुरक्षा सदैव आपकी सुरक्षा में। तो ये नारा सर कितना चरितार्थ होता है इस तरह की घटनाओं को देखते हुए? देखिए, पुलिस जो है एक डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और प्रशासनिक व्यवस्था का सारा कंट्रोल जो है वो राजनीतिक सत्ता में होता है, और सत्ता जो चाहे वो कर सकती है। तो आपने स्लोगन पढ़ा है
कहने के लिए तो हमें पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती है। पुलिस की जो वर्दी देखते ही जो बदमाश होते हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन ये जो है हकीकत में और बातों में इसमें बड़ा अंतर है। बातें करने के लिए हम बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि आज हमारे पास न्यायालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, शासन है, सत्ता है, सारा नियंत्रण है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा ज़मीन पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम देखें कि बड़े-बड़े अपराधी जो हैं आज अगर दबंगई से समाज में कायम हैं, तो उसका कारण जो है वही पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि वही पुलिस जो है उन लोगों को संरक्षण देने का काम करती है। अगर मणिपुर की घटना को देखें, तो जो 2 महिलाएँ निर्वस्त्र करके घुमाई गई हैं सड़कों पर जो है, तो और उनके साथ में जो बहुत भीभत्स घटना घटी है, उस घटना का ज़िक्र करते हुए रूह काँप जाती है। वो उस बीभत्स घटना को अगर अंजाम दिया गया, तो उसके पीछे जो अगर हम देखें कि जो 2 महिलाएँ थीं, वो पुलिस की कस्टडी में थीं, और जो पुलिस की कस्टडी में थी, तो पुलिस से छीन कर जो है उन बदमाशों ने, उस भीड़ ने उन महिलाओं के साथ में जो है वो भीभत्स घटना को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात ये है नीलम जी कि जिसकी शरण में कोई व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी शरण में आए हुए व्यक्ति को किसी भी कीमत पर सुरक्षा प्रदान करे। हमने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने हैं जहाँ पर कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करने के लिए लोगों ने अपनी जान तो दे दी है। वो जो पुलिसकर्मी थे, उनका नैतिक दायित्व था कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी ना केवल उन 2 महिला की थी, बल्कि पूरे समाज का जो एक विश्वास है उसको निभाने की जिम्मेदारी जो है उन पुलिस वालों के ऊपर थी। उन पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन वो जो है उस जो महिलाएं थीं उनको जो है उस भीड़ के हवाले ना करते। और उन पुलिस वालों ने जो है क्या उस पर एक्शन लिया, क्या नहीं किया, मतलब जो है हम ये देखते हैं कि जैसे कि आसानी से जो है पुलिस वालों ने जो है उस भीड़ को वो महिलाएं जो है सुपुर्द कर दी कि तुम चाहे इनके साथ जो कुछ करना है करो और हमें छोड़ दो। इस तरह का हमें जो है वो दृश्य, या हम कहें कि वो जो घटना है वो हमें देखने को मिली, जो कि बहुत ही भयानक सीन जो है हम लोगों के सामने प्रस्तुत करती है कि कल के दिन यहाँ पर पूरे भारत में कहीं पर भी ऐसी घटनाएं जो है अंजाम दी जा सकती हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो एक पार्टिकुलर, एक विशेष मनोवृत्ति के लोग हैं, उनका एक विशेष उद्देश्य है, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और हमने पीछे भी कई घटनाएं देखी हैं जहाँ पर कि पुलिस जो है वो जानबूझकर जो है अपराधी तत्व जो है उनका इस्तेमाल करती है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। मुस्लिम समाज को विशेष तौर पर जो है दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस का, और दलितों के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस का। और जो ये जो शासन सत्ता है, जिन लोगों की शासन सत्ता है, वे इसके पीछे जो है सीधे सीधे उनका हाथ दिखाई देता है हमें जो है। और अगर इसके पीछे और अगर गहराई से अगर हम जांच करना चाहें तो मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का एक आपको लिंक जरूर मिलेगा। आरएसएस की जो मनोवृत्ति है, आरएसएस का जो उद्देश्य है, वो आपको कहीं ना कहीं साफ नज़र आने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे तस्वीर क्लियर होगी। और जो वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं मणिपुर की, वहाँ पर 3 जातीय समूह रहते हैं, जहाँ पे कि मैतेई एक है, नगा है और कुकी है। ये 3 जाति समूह रहते हैं। और इसमें अगर हम देखें कि 60 विधायकों में से मणिपुर के 40 विधायक जो है मैतेई समाज से आते हैं, मैतेई जो समुदाय है वहाँ से जो है। बाकी के जो, और मैतेई समाज जो है वो ज़्यादातर हिंदू है, उसमें कुछ मुस्लिम भी हैं, लेकिन अधिक संख्यक जो है वो हिंदू वर्ग है। उसके अलावा जो नगा और कुकी समाज जो है वो ईसाई समुदाय है। और उसके जो विधायक हैं, बाकी के जो 20 विधायक जो हैं उसके समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखने का प्रयास करें कि ये जो घटना को अंजाम दिया गया वो मैतेई समुदाय के द्वारा, जो कि पार्टिकुलर एक हिंदू समाज ज़्यादातर उसमें अधिसंख्यक है, यानी कि हिंदुओं के द्वारा जो है मुसलमानों के विरुद्ध जो है ये कार्रवाई की गई है, ये घटना को अंजाम दिया गया है। और हिंदुओं को आज कौन संगठित करने का काम कर रहा है, धार्मिक उन्माद कौन उनके भीतर पैदा कर रहा है, सांप्रदायिकता का जहर उनके भीतर कौन घोल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो मणिपुर में जो चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है आरएसएस की जो घटिया मानसिकता जो है उसके दर्शन हमें साफ साफ होते हैं। और एक चीज़ आप देखिए कि आरएसएस का उद्देश्य क्या है। आरएसएस ने अपना उद्देश्य जो है बार बार, ये जो गुंडे मवाली संत उन्होंने बिठा रखे हैं उनके माध्यम से बार बार ये बताते हैं मंचों के माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए मणिपुर में जो है संपूर्ण जमीन पर जो कब्जा हो जाए, इसकी बहुत भारी आवश्यकता है। 60 में से 40 विधायक उनके पास हैं। अगर वो जो ये जो मैतेई समाज जो है वो पार्टिकुलर एक विशेष भूमि पर निवास करते हैं जिसे हम घाटी कहते हैं, इम्फाल घाटी के आसपास जो है। बाकी जो ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी इलाके जो हैं वो संरक्षित इलाके हैं, वहाँ पर जाकर जो है ये मैतेई समाज के लोग जो है ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं।
अगर ये मैतेई समाज ने जो याचिका दायर की है हाई कोर्ट में कि उनको जो है एसटी जो वर्ग है, एसटी का जो आरक्षण है वो उनको मिल जाए, संरक्षण उनको मिल जाए, अगर ऐसा उनको मिल जाता है तो आप देखेंगे कि इस आरक्षण के तहत, इस संरक्षण के तहत जो है वे ऊपर की जो घाटियों में जो बसे हुए लोग हैं, उनके पास जो ज़मीनें हैं उनको भी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे। यदि उनकी ज़मीनों पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ पे जो है जो नगा और कुकी जो हैं वो उनको सरेंडर करना पड़ेगा इनके सामने जो है, और एक तरह से पूरे मणिपुर में जो है हिंदुत्व का जो है नंगा नाच हमें देखने को मिलेगा, जो कि आरएसएस चाहती है। सर, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तमाम लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं, जो चीर हरण की घटनाएं, वो महाभारत में देखी गई थी द्रौपदी वाले प्रकरण में, जब युधिष्ठिर जुए में उसको हार जाते हैं। तो सर, क्या लगता है कि वो महाभारत वाला दौर, चाहे वो काल्पनिक है, जो भी है, क्या वो आज लौट कर आ गया है? देखिए, जिस तरीके से जो है जो आर्य लोग हैं, जो दुर्योधन जब द्रौपदी को जीत लेता है तो द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन और दुशासन मिलकर जो है उसका जो चीरहरण करने का प्रयास करते हैं, वो इसी प्रकार का जो है करता था जो आज हमने जो है मणिपुर में देखा है। तो चीर का मतलब ये होता है कि किसी भी महिला को जो है निर्वस्त्र करना, उसको चीरहरण कहते हैं। और भरी सभा में वहाँ पे जो है चीरहरण करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर भी जो है पब्लिकली जो है उन लेडीज़ को जो है निर्वस्त्र किया गया है। तो ये बिल्कुल जो है जो मैंने पहले भी कहा है कि आरएसएस की जो नीतियाँ हैं, आरएसएस की नीतियों को अंजाम देने के लिए जो साधन उन्होंने अपनाए हैं, वो एक तो हथियार, हिंसा और भय और आतंकवाद, इनका जो सहारा लेकर जो है वो दूसरों को डराने, धमकाने और उनका जो है धर्म परिवर्तन कराने का काम जो करने का प्रयास कर रही है आरएसएस जो है। तो इसी तरीके से जो है सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि आरएसएस जो है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मतलब देखती है, सोचती है, और साइकोलॉजिकली हम देखते हैं तो समाज में जो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जो पार्ट होता है समाज का, वो होती है महिलाएं और महिलाओं की इज्जत सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि लोगों ने जो है अपनी जान की कुर्बानियां देकर जो है अपनी महिलाओं की इज्जत बचाई है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ उसमें देखें कि जो दो महिलाएं हैं, उनके जो पुरुष हैं, एक भाई है और एक बाप है, उनको जो है जान से मारा गया क्योंकि वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी जान देकर भी जो है उन महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने का प्रयास किया। तो आरएसएस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जो किसी भी समाज में जो है सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो महिलाएं होती हैं, और महिलाओं की इज्जत जो है जिस तरीके से हम लोगों ने स्थापित कर दी है समाज में, तो उस तरीके से अगर आज किसी को भी भय दिखाएं उन लोगों के महिलाओं की इज्जत का जो है, तो वहाँ पर उन पर जो है किसी भी तरह से जो है आसानी से एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो आज जो आरएसएस जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिन साधनों का, तमाम साधनों का उपयोग कर रही है, उनमें से एक साधन आज हमें ये नज़र आता है, जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ में जो है गोधरा कांड में हुआ कि 22 हिंदुओं ने मिलकर जो है बिल्किस बानो का रेप किया। उसकी 3 महीने की बच्ची को जो है ज़मीन पर पटक कर जो है उसकी हत्या कर दी गई, उसके पति के सामने उसका रेप किया गया। इतनी जो भीभत्स घटना को जो है अंजाम दिया गया, उसके बाद जो है वही जो आरोपी थे, 12 थे या 22 थे, जो आरोपी हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई। याचिका आरोपियों के द्वारा दायर की गई थी, स्टेट ने उसको जो है अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी जो है। तो उसके बाद जो है वही आरोपी जिनको कि फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था, इट वाज ए मैटर ऑफ गैंग रेप, इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन कि बिल्किस बानो आज भी जिंदा है, बिल्किस बानो का पति आज भी जिंदा है। कैन वी इमेजिन? क्या इसको हम जो है आज सोच सकते हैं कि बिल्किस बानो जो है वो जी रही है या मर रही है? अगर वो जी नहीं रही है और हर रोज़ हर पल मर रही है, तो उसको हर पल मरने के लिए जो मजबूर करने वाले लोग हैं वो कौन है? इस देश की शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में जो गुजरात राज्य है उसकी जो सरकार है वो इसको मजबूर कर रही है। तो ऐसे लोगों पर जो है कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, और कहते हैं कि सूअर का बाल होना एक मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमें नज़र आता है कि उनको इन घटनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन बीत जाने दीजिए और यही प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं और योगी जी जो हैं हिंदुत्व का राग लापने लग जाएंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करने लग जाएंगे। सर, अभी देख रहे हैं हम, एक पोस्ट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अभी 2 दिन बाद में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है हिंदुओं का, हिंदू बचाओ। हिंदू बचाओ, और इनसे ये पूछ लो कि हिंदू कैसे बचेंगे, हिंदुओं को क्या खतरा है, हिंदुओं को किससे खतरा है, तो ये कभी भी उस बात को बताने में कामयाब नहीं। और बेसिकली बात क्या है नीलम जी,
कि जिसे हम हिंदू कह रहे हैं और जो अपने आप को हिंदू कहकर संगठित होने की बात कह रहा है, उसके पास जो है 1 मिनट भी तर्क करने की गुंजाइश नहीं है। उसके पास इतना भी साधन नहीं है कि वो शांति से बैठकर किसी की बात को सुन सके, किसी की बात को समझ सके। कुल मिलाकर जो है आरएसएस ने इन लोगों को जाहिल ही नहीं बनाया है, बल्कि वहसी बना दिया है, जंगली बना दिया है, जानवर बना दिया है। ऐसे जंगली, ऐसे जानवर जो कि अब किसी की कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। जो उनको सिखा दिया गया है, जो रटा दिया गया है, बस उनको वही समझ में आता है, उसके अलावा वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सर, मणिपुर में जो दोषी निकल कर आए हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि एक को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी उनकी फ़ोटो वायरल हुई तो दोनों व्यक्ति आरएसएस की शाखा वाले हैं वो। नीलम जी, मैंने जो आकलन आपको दिया है, जिस तरीके से का सीन बताया है मैंने आपको कि मैतेई समाज जिसके 60 में से 40 विधायक आते हैं और जो कि अधिसंख्यक जो जनसंख्या जो है वहाँ की, उसमें अधिजनसंख्यक मतलब जो है लोग वो हैं मैतेई समाज के, और वो हिंदू हैं। और वो हिंदू हैं, बाकी के जो नगा और कुकी लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। अभी सोशल मीडिया पर मणिपुर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कि एक व्यक्ति का जो धड़ से सर अलग कर दिया गया है और उसकी गर्दन दिखाई जा रही है। ये किस तरह की मतलब सोच है? ये आतंकवादी सोच है। आतंकवादी सोच का मतलब ये होता है कि हम जो है किन्हीं साधनों को अपनाते हैं, किन्हीं बातों को, किन्हीं घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे कि समाज में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है और जिससे कि जो लोग उस भय का माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, वो उसको आसानी से कर सकें। और इस देश में हम ये जानते हैं कि कौन लोग क्या करना चाहते हैं। हिंदू लोग जो हैं सीधे-सीधे जो है इस पूरे देश के लोगों की नज़र में हैं और लगातार जो है खुले मंचों से वे लोग ये बातें कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए उनको क्या-क्या काम करने हैं, उसमें हमने बहुत सारे काम देखे हैं। जैसे कि जो ये संत महात्मा जिन्हें कहते हैं, वैसे तो उनको संत महात्मा कहना अपराध घोषित कर देना चाहिए इस देश की सरकार को जो है, जिस तरीके की स्टेटमेंट उनके द्वारा से आई है। तो जिस तरह से वो कहते हैं कि इसका गर्दन काट के लाओ, इसकी हत्या करके लाओ, इसकी जीभ काट के लाओ, इसके ऊपर 50 लाख का इनाम है, इसके ऊपर 50 करोड़ का इनाम है। जिस तरह की ये स्टेटमेंट आती हैं और उसके बावजूद सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, उनको जेल में नहीं भेजा जाता है, उनको खुले सांड की तरह जो है और भी लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जो है हम ये देख सकते हैं कि जो ये आतंक का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य है। वो इस देश के लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना उनके लिए बेहतर है। लेकिन समस्या ये है नीलम जी कि जो लोग आज इन लोगों के बहकावे में आकर किन्हीं लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कल को अगर मान लीजिए ये आरएसएस ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में कामयाब हो जाती है, तो आज जो अत्याचार कर रहे हैं, कल वे ही उन अत्याचारों का, उन्हीं अत्याचारों का, वो वैसे ही अत्याचार बल्कि उनसे भी ज़्यादा भीभत्स अत्याचारों का वे ही लोग शिकार होने वाले हैं।